ओके, सो हम सेल स्ट्रक्चर पे आज पढ़ने वाले हैं ना। जो सेल का आपका एक अलग से चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, बट जैसे सेल ऐसा नहीं, टफ चैप्टर नहीं है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी वो पढ़ भी चुके होते हैं ऑलरेडी। हम जब अभी तक ग्रेजुएशन में या उससे 11th-12th में, तो हम बहुत फेमिलियर है इस चैप्टर को लेके ना। बट हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, कि किस तरह के जो है क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम में, जैसे बीडी सिंह है, हम आइडियल, मैंने आपको बताया कि हम इस कोर्स में आइडियल किसको लेके चल रहे हैं, बीडी सिंह को, बिकॉज हम कंपटीशन एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि बस नॉलेज बढ़ानी है ना। नॉलेज तो हमें बढ़ानी है, बट हमें कंपटीशन एग्जाम, नेट एग्जाम, जेआरएफ, एसएफ, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए हम हमेशा जो हमारा मेन फोकस है वो बीडी सिंह को लेके और एक्स्ट्रा चीजों को फिर हम कवर कर रहे हैं ना। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले जैसे सेल है, अगेन इसमें क्या होंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स जो मुझे लगता है जिसपे क्वेश्चंस इजीली आ सकते हैं या आए हुए हैं, है ना। इसीलिए मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई हुई हैं, इनको मैंने कुछ डिटेल्ड स्लाइड्स बनाई है ना, ताकि आप अगर सिर्फ देखो ये स्टेटमेंट्स आपको याद रहे क्लास में। ओके, सो सबसे पहले देखो, जैसे सेल वॉल है, अब मैं आपको बताते जाऊंगी। जैसे अब हमें पता है व्हाट इज अ सेल वॉल, है ना। नॉर्मल है कि रिजिड है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। अब कई चीजें हमें पता होती है, बट अगेन जब एग्जाम में आता है ना, तो हमें डाउट होने लग जाता है, ठीक है। सो ये जो है चीजों में, और जब क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि एक एक वर्ड जो है ना वो चेंज होता है और हमें ध्यान में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्टेटमेंट्स में आता है सेल वॉल के लिए, है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट इंक्लूड किया। वन इज कि सेल वॉल रिजिड होती है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है ना। अब इन दोनों में कुछ भी रिजिड की जगह स्मूथ कर दें या नॉन लिविंग की जगह लिविंग कर दें, तो इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट जो है वो स्विच हो सकते हैं। तो हमें उस पर फोकस रखना है, सिर्फ बिकॉज हमें पता है कि सेल वॉल क्या होती है, उससे आप क्वेश्चंस कई बार अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने स्टेटमेंट्स या ऐसी चीजें नहीं पढ़ी होती ध्यान से, है ना। तो उस पर हमें फोकस करना है। सो सेल वॉल के लिए ध्यान, दो वर्ड्स हमें यहाँ पे फोकस करने हैं, रिजिड और नॉन लिविंग, है ना। सेल वॉल क्या होता है, लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। सो हमने सबसे पहले इन दो चीजों पे ध्यान दिया। उसके बाद देखो, मेरिस्मेटिक सेल जो होते हैं उनमें थिन और इलास्टिक सेल वॉल होती है ना। मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है क्या होते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स? प्लांट्स में अलग अलग तरह की सेल्स होते हैं ना, तो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं जो कि केपेबल ऑफ डिवीजन, जो कि कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं ना। मेरिस्मेटिक सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट होके पर्टिकुलर जो है कोई भी फंक्शन को अटेन कर लेते हैं। इसलिए सेल डिवीजन जो है, सेल वॉल मेरिस्मेटिक सेल का कैसे होता है, थिन होता है और इलास्टिक सेल वॉल होता है। इस पे हमें ध्यान रखना है। प्लस जो हमारा मेरिस्मेटिक सेल्स है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, नॉट सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगेन एक और पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज सेल वॉल कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। वाई, मान लो जैसे हमारे पास ये सेल है ना, तो सेल में क्या होता है, पूरी सेल वॉल कवर नहीं करेगी, यहाँ पे आपके कुछ क्या होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये पिट्स किससे, कुछ एक्सचेंज करने के लिए, तो ये पिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सेल वॉल कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। तो हमने एक सेल वॉल से रिलेटेड क्या चीजें देखी, रिजिड, नॉन लिविंग, मेरिस्मेटिक सेल्स में थिन होगी, इलास्टिक होगी और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगा, एंड सेल वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। सो हमें अब पता चल गया, इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन सेल वॉल हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, दो तरीके के हम सेल वॉल को क्लासिफाई कर देते हैं, इधर इट कैन बी प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सबसे पहले जो बनती है, जैसे अब ये सेल है, तो सेल हम मानते हैं ये सेल। अब इस सेल की जो आउटर सबसे पहले स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये भी हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले, दैट विल बी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं, प्राइमरी नाम है हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये सबसे पहले बनती है। सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, ओके। अगेन ये थिन, इलास्टिक और एक्सटेंसिबल होती है। इसके कंपोजिशन हमें ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्लस इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखना, किस कंसंट्रेशन में, किस परसेंट में होते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन आपके BHU में फेमस है कि प्राइमरी सेल वॉल में हाईएस्ट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, और सबको लगता है कि सेलुलोज होगा, बट ध्यान रखना सेलुलोज से ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल में, हेमीसेलुलोज। ठीक है, हेमीसेलुलोज विल बी 53%, सेलुलोज विल बी 30%, देन दे विल बी लिपिड्स एज वेल एज पेक्टिन, है ना। तो ये चारों चीजें आपके प्राइमरी सेल वॉल में होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद सेलुलोज जो है, जो हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है, ये जो सेलुलोज की यूनिट है ना। फाइब्रिल्स क्या होते हैं, इस तरह के आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये फाइब्रिल्स हम क्या बोलते हैं कि दीज आर द यूनिट ऑफ सेलुलोज। अब ईच जो भी माइक्रोफाइब्रिल है वो माइक्रोफाइब्रिल किससे मिलके बनता है, 2000 सेलुलोज मॉलिक्यूल से। सो प्राइमरी सेल वॉल की यूनिट क्या है, माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल खुद एक माइक्रोफाइब्रिल किससे मिलके बन रहा है, 2000 सेलुलोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब हमें पता है सेलुलोज खुद किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज से, है ना। तो एक सेलुलोज मॉलिक्यूल बनता है 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आएंगे, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट प्राइमरी सेल वॉल, या विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट सेल वॉल, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट जो है फिर हमारे गलत हो जाते हैं, और इजी आएगा तो क्या आएगा, सिंपल, कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है सेल वॉल का, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिपिड, पेक्टिन, ऐसे करके। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो एक्चुअली सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल है, वो इस तरह के जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये एक दूसरे पे स्टैक होकर, एक दूसरे से बाइंड होकर कलेक्ट हो जाते हैं और प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं। इसके अंदर खुद जो एक माइक्रोफाइब्रिल है वो 2000 सेलुलोज मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और एक सेलुलोज मॉलिक्यूल किससे बना है, 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये आपको नंबर भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर चेंज कर दें 1000 1500 कर दें या ऐसा कुछ कर दें तो वो आपके माइंड में प्रेजेंट हो। ठीक है, अगेन प्राइमरी सेल वॉल भी यूनिफॉर्म नहीं होती, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है ट्रांसफर के लिए, है ना। जैसे हमने पिट्स बताया था वैसे ही प्लाज्मोडेस्माटा भी बीच में कनेक्शन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। अब मुझे बताओ कौन बता सकता है कि मैं इसको इनर मोस्ट लेयर क्यों बोल रही हूँ। प्राइमरी को मैंने बोला, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाते हैं, इसके इन दोनों के बीच में मिडिल लेमिला भी है। बिल्कुल, है ना। देखो आपकी क्या है, ये जो है आपकी प्राइमरी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपके सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक है, उसके बाद आपके प्राइमरी सेल वॉल होगी, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद आपके क्या होगा, मिडल लेमिला होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हम क्या सोचते हैं कि अगर सेल है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल इसके बाहर होगी, आउटर मोस्ट होगी, बट ऐसा नहीं होता। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो इनर की तरफ है। ठीक है, सीक्वेंस क्या हुआ, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद सबसे बाहर आपका हो गया मिडल लेमिला। ठीक है, तो ये चीज आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अगेन ये मोस्टली किससे बनी, हाँ जी मिडिल लेमिला आउटर मोस्ट होगी मैम। क्या बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल, मिडल लेमिला जो है वो आउटर मोस्ट। मिडल लेमिला को हम पार्ट ऑफ सेल वॉल नहीं बोलते, है ना, क्योंकि मिडल लेमिला क्या एक कनेक्शन है। जो सेल वॉल है वो तो एक्चुअली में एक सेल का खुद का स्ट्रक्चर है। मिडल लेमिला जो है वो दो सेल्स के बीच का एक स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो सेल वॉल का पार्ट है। सेल वॉल के सिर्फ दो ही पार्ट है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब दो सेल के बीच में जो कनेक्ट करेगा, यहां जो मैंने बोल दिया ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब यहाँ पे जो मिडल लेमिला जब आएगा तो इसके जस्ट यहाँ पर दूसरी आपकी प्राइमरी सेल वॉल शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद फिर सेकेंडरी सेल वॉल दूसरे सेल की, और दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से ही होगा। ओके, फिर अगेन ये सेलुलोज से बनती है। अब ये हमें ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है सेकेंडरी सेल वॉल में
कि सेकेंडरी सेल वॉल के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, तो वो सिंपल आता है सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ सेकेंडरी सेल वॉल में होते हैं ना, तो ये चीज का ध्यान रखना। प्लस ये फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स में होती है। अगेन मैंने आपको अभी बताया था मेरिस्मेटिक सेल्स में सिर्फ कौन होते हैं, थिन इलास्टिक सेल वॉल, है ना। तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं उसके अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगी, नॉट इन मेरिस्मेटिक सेल्स, ये चीज ध्यान रखना। अब इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है, ये होती है मैक्रोफेब्रिल, है ना, ये माइक्रो नहीं है, यहाँ पे क्या होगा मैक्रोफेब्रिल। माइक्रोफेब्रिल किसकी हो गई आपकी, प्राइमरी सेल वॉल की, और सेकेंडरी सेल वॉल की आपकी क्या होती है, मैक्रोफेब्रिल, MA। ठीक है, ये जो है वो एसोसिएट होके सेकेंडरी सेल वॉल की आपकी यूनिट बनाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होता है, सबको पता है हमें, दो सेल के बीच में जो भी कनेक्शन है एडजेसेंट सेल्स के बीच में उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला, है ना। ये सीमेंटिंग लेयर होती है, सीमेंटिंग क्यों, क्योंकि दो सेल्स को बीच में ज्वाइन करती है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत फिक्स क्वेश्चन है कि किससे बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ये ऑलरेडी। तो ये जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट क्या है, फर्स्ट टू ओरिजिनेट फॉलोइंग सेल डिवीजन, इस पे स्टार मार्क करना है ना, ये ध्यान रखना। व्हाई, क्योंकि देखो मैंने आपको जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन के अंदर साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, बताओ। एक तो था कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या था, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब मान लो ये जो है दो सेल्स जो हैं वो इसमें यहाँ पे पोल्स पे आ चुके हैं, टीलोफेज हो गया। अब मैंने आपको बताया था क्या होगा, आपके या तो फरोइंग होगी एनिमल सेल में, या प्लांट सेल है तो उसके अंदर प्लेट का फॉर्मेशन बनना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेल जो है वो एक दूसरे से क्या होंगी, अलग होंगी। जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होंगी तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होना शुरू होगा, मिडल लैमेला का। ये चीज ध्यान रखना, जैसे ही सेल डिवीजन खत्म होता है द फर्स्ट थिंग टू ओरिजिनेट इज मिडल लैमेला। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपके अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे आ सकता है ना कि कौन सी विच ऑफ दीज लेयर इज द फर्स्ट टू ओरिजिनेट आफ्टर अ सेल डिवीजन। देन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये भी कई लोगों को नहीं पता होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि मिडल लैमेला में सेलुलोज नहीं होता। ठीक है, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स, सेलुलोज इसके अंदर नहीं होता। प्राइमरी सेल वॉल में भी सेलुलोज है, सेकेंडरी सेल वॉल में भी सेलुलोज है ना, बट जो मिडल लैमेला है उसके अंदर आपको सेल वॉल जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सेलुलोज। अब देखो ये सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका ये भी सेलुलोज का पार्ट है क्या, किसका पार्ट है, ये सेकेंडरी सेल वॉल में सुबेरिन, क्यूटिन और सिलिका। हाँ, ये सेकेंडरी सेल वॉल का पार्ट है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, जब सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है ना, तो सेल्स को हार्डनिंग चाहिए ना, इलास्टिसिटी नहीं चाहिए। जो मेरिस्मेटिक या प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या है, खुद इमेजिन करो, अगर सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है ना, उसको डिवीजन के टाइम उसको ऐसा चाहिए जो इलास्टिक हो और एक्सटेंसिबल हो। बल्कि जब ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो गए हैं सेल्स तो उसके अंदर सुबेरिन, क्यूटिन और सिलिका आ जाते हैं। ये क्यूटिन आपने पढ़ा होगा ना, हार्ड लेयर होती है ये डिवीजन के अब जो है वो सेल्स डिवाइड नहीं होने वाले, इसीलिए उनको रेजिस्टेंट बनाने के लिए या हार्डी बनाने के लिए इनका आपका कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जो देखते हैं कि स्टेटमेंट है नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर हम बीडी सिंह पे है और हम ध्यान ना दें आ जाए तो मैंने सारे ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं कि हम कुछ भी ऐसा उसमें से छोड़े ना, है ना। सो देखो इसमें क्या है, ये हम कई बार आगे भी पढ़ेंगे, ये वेसिकल्स, ये सिस्टर्ने, है ना, ये वर्ड्स हम कई बार देखें। वेसिकल सिंपल ऐसे जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और सिस्टर्निस क्या होते हैं, ये ऐसे प्लेट लाइक, ऐसे फ्लैट सैक्स लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के शेप के कारण हमने इनको वेसिकल्स बोल दिया या फिर हमने क्या बोल दिया, सिस्टर्ने बोल दिया ना। तो देखो वेसिकल्स और सिस्टर्ने आपके सिर्फ कौन बनाता है, किसमें शेप में प्रेजेंट होंगे, आपके प्लाज्मा लेमा में। ठीक है, इस शेप में आपके प्रेजेंट होंगे। अभी हम प्लाज्मा लेमा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो आपको और समझ आएगा। बट जो हमने यहाँ पे मिडल लैमेला देखा है उसके अंदर ध्यान रखना कि सिर्फ किस टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे,
ओनली वेसिकल्स, है ना। ये जो पेक्टिन है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टिन है, वो किस में फिल्ड होता है? वेसिकल्स के अंदर, नॉट इन सिस्टर्ने, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। हम आगे भी देखेंगे, जैसे गोल्जी बॉडी देखेंगे, या हम आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। तो इन सब में हम ये वेसिकल, सिस्टर्ने, सैक्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको और क्लियर होगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज ओनली अ स्ट्रक्चर। अब सो हमने सेल वॉल कर लिया, ठीक है। सेल वॉल देख लिया, उसके करेक्टर्स देख लिए, प्राइमरी सेल वॉल देख लिया, सेकेंडरी सेल वॉल देख लिया, और हमने एक मिडल लेमेला देख लिया ना। अब हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फेमस है। कौन सा एक फेमस मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सैंडविच मॉडल। है फ्लूइड ना, मोज़ेक। बिल्कुल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय हु? गिवन बाय सैंगर एंड निकोलसन, है ना। ये बहुत फेमस मॉडल है, जो हम अभी सबसे ज्यादा जो हमने अप्लाई किया हुआ है, या जिसको हम मान गए हैं, जो मोस्ट अप्रूव्ड मॉडल है, दैट इज सैंगर एंड निकोलसन, ठीक है। अब उससे पहले प्रायर 2 मॉडल और थे। एक मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन वाला है, दिस वन, है ना, जिसको किसने दिया? रॉबर्टसन ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब नेट में तो फिर भी कम देखा है, बट जो आपके एमएससी एंट्रेंस है उन सब में बहुत बार आता है ना, कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय, तो ये ध्यान रखना, रॉबर्टसन ने दिया है। उसके बाद कौन सा मॉडल आया था? लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मॉडल। किसने दिया था? डेवसन एंड डेनियली। उसके बाद लास्ट में इट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सैंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो तीनों साइंटिस्ट के आपको नाम ध्यान रखने हैं, तीनों मॉडल के नाम आपको ध्यान रखने ना। अब ये मॉडल देखो, हमें सिर्फ इनके ज्यादा डीप में नहीं, नाम और ये, और थोड़ा थोड़ा पता हो कि ये मॉडल जो है वो क्या बोलते हैं ना। देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एक जनरल स्टेटमेंट हमने बनाया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज 40% प्रोटीन एंड 60% लिपिड, ठीक है। ये चीज आपको एक तो ध्यान रखनी है, पहला स्टेटमेंट। फिर हम मॉडल्स पे आते हैं। तो मॉडल्स जब हम देखते हैं, तो देखो, सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन जो रॉबर्टसन ने मॉडल दी थी, उन्होंने बोला कि पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो उन्होंने बताया सारी जो जो भी उसकी लेयर्स हैं, लेकिन मेम्ब्रेन एक ही है ना। एक मेम्ब्रेन है, उसके कोई सब पार्ट्स नहीं है, बस उसकी लेयर्स बना दी। अब उस लेयर्स में उन्होंने 2 तरह की लेयर्स बना दी। वन इज ऑस्मोफोबिक लेयर, और दूसरी क्या होती है? ऑस्मोफिलिक लेयर। ये फिलिक और फोबिक का क्या मतलब होता है? मैम फोबिक तो वाटर मतलब वाटर। स्पेस, हम्म मतलब उससे दूर रहती है। फिजिक जो है वो वाटर के नियर में पास में। देखो, फिलिक मतलब एक होता है, वन इज जो वाटर से दूर रेजिस्टेंट होगा, है ना, नेगेटिव होगा उनका इंट्रैक्शन, एंड अदर वन इज वाटर लविंग, है ना। तो फिलिक लेयर्स क्या होती है? ऐसी जो वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है। ओस्मोफोबिक जो लेयर्स होती है, दैट इज दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद द वाटर। तो अब खुद सोचो, बाहर कौन सी होगी? ऑस्मोफिलिक लेयर होगी या ऑस्मोफोबिक लेयर होगी? फोबिक। बाहर। बच्चे देखो, क्या होगा? जो वाटर से इंटरेक्शन मतलब बाहर, ये जो आपकी है, ये सेल है। अब सेल में बाहर कुछ भी सेल्स के जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट्स का एक्सचेंज होता है ना, फिलिक तो होगी वो फिर तुम। बिल्कुल, तो फिलिक जो है वो बाहर की तरफ होगी, और फोबिक लेयर क्या होगी? आपके अंदर की तरफ होगी, है ना। तो जो भी सेल वॉल है, अब इसके अंदर अगेन फिर जो वाटर के जो आपके सॉल्यूट्स हैं, अगेन उसके अंदर आपके एक ऑस्मोफिलिक लेयर आ जाएगी। तो ऑस्मोफिलिक क्या है? एक तरह से ऑस्मोफोबिक लेयर को क्या कर लेती है? प्रोटेक्ट करके रखती है दोनों तरफ से, है ना। तो जो बाहर सबसे पहले सेल के एक्सटर्नल आपको लेयर दिखेगी, दैट इज ऑस्मोफोबिक, और जो आपके बीच में लेयर आपको दिखेगी, वो क्या? ऑस्मोफिलिक होगी, और जो बीच में लेयर होगी, दैट इज ऑस्मोफोबिक, जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या है, ये ध्यान रखना कि उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन का कितना साइज दिया था? 75 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे हुआ 75? 2 ऑस्मोफिलिक लेयर्स उन्होंने क्लेम की थी, 20, 20 और 35 उन्होंने बोला एंगस्ट्रॉम इज द साइज ऑफ ऑस्मोफोबिक लेयर, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखो, यूनिट मेम्ब्रेन हुआ, जिन्होंने बोला कि एक मेम्ब्रेन है जिसका साइज होता है 75 एंगस्ट्रॉम,
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। उसके अंदर आपके 3 लेयर्स होती हैं। ऑस्मोफोबिक लेयर जो बीच में होगी दैट इज वाटर को जो वो स्केर्ड है ना, जबकि ऑस्मोफिलिक कौन सी होती है, जो वाटर लविंग है। बाहर से जो भी इंट्रैक्शन होगा वाटर से, तो आउटर साइड में कौन सी लेयर्स होंगी आपकी, ऑस्मोफिलिक लेयर्स। सेकंड जो आपका मॉडल है वो क्या है, लिपिड प्रोटीन बायलेयर मॉडल। अब इसमें और फ्लूइड म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, देखो फ्लूइड म्यूजिक जो है वो मॉडल क्या बोलता है, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर राइट साइड में, दिस इज फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है ना। और ये वाला जो क्या है, ये आपका सैंडविच मॉडल है। ये बोलता है कि 2 ही लेयर लिपिड की है और 2 ही लेयर किसकी, आपके प्रोटीन की है ना। तो लिपिड की क्या होती है, इन्होंने बोला प्रोटीन की, ये देखो एक आउटर लेयर इधर प्रोटीन की हो गई और ये इधर प्रोटीन की लेयर हो गई। और अंदर जो ये आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर लिपिड मॉलिक्यूल्स है ना। इसके अंदर भी क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर एंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब आपके ये सारा हाइड्रोफोबिक जोन बना लेता है लिपिड, और जो प्रोटीन जो है वो बाहर की तरफ है तो वो हाइड्रोफिलिक बना लेता है। इसीलिए उसने क्या बोल दिया मॉडल को, लिपिड प्रोटीन बायलेयर। 2 लिपिड की लेयर है, 2 प्रोटीन की लेयर है ना। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं तो वो क्या फोकस करता है, वो इस पे फोकस करता है कि 2 लेयर ऑफ लिपिड है, बट प्रोटीन क्या है, 2 लिपिड लेयर के बीच में है। अब यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, ये जो येलोइश कलर दिख रहा है, दीज बोथ आर व्हाट, दीज आर लिपिड्स है ना। लिपिड्स के हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक ये जो टेल होती है और क्या होती है आपकी हेड होती है ना। तो ये टेल्स देखो अंदर की तरफ होती है जो कि कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर में, और ये जो हेड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कैसे, हाइड्रोफिलिक नेचर के है ना। तो ये उन्होंने बोला कि लिपिड्स हो गए। अब प्रोटीन कहां पर है, प्रोटीन इन दोनों लिपिड्स के बीच में, ये जो आपको दिख रहा है ये देखो अलग अलग तरह के होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन तो देखो पूरा क्रॉस कर रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ बाहर की तरफ है। कुछ होते हैं चैनल प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, एक आपकी लेयर से दूसरी लेयर में, जो भी कैरियर की तरह काम करते हैं, जो भी आपको पता है अलग अलग सॉल्यूट्स आते हैं सेल के अंदर, एक्सचेंज होता है, वो सारा ये चैनल प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देयर इज a 2 layer of lipid which has हाइड्रोफोबिक आपका क्या हो जाएगा, टेल्स, और हाइड्रोफिलिक हेड्स हो जाएंगी, प्लस जो प्रोटीन है वो इन दोनों के बीच में एम्बेडेड होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, बट बेसिकली ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा है ना। जो भी हमें एक्सचेंज करवाना है अलग अलग, एक एज ए रिसेप्टर की तरह काम करेगा। और मोस्टली अलग अलग देखो चैनल्स होते हैं ना, कुछ पैसिव चैनल्स होते हैं, कुछ एक्टिव चैनल्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं मोस्टली प्रोटीन्स विल वर्क एज एक्टिव चैनल। एक्टिव चैनल का क्या मतलब होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी है ना। पैसिव चैनल के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ना तो क्वेश्चन आपका लिपिड पे आएगा ना ही प्रोटीन पे आता है ना। क्वेश्चन किस पे आपका आता है, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है और कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर क्या होता है आपके, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, जो ग्रीन सा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज स्क्वीज्ड बिटवीन हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये जो है आपकी इन टेल्स के बीच में क्या हो रखा है, स्क्वीज हो रखा है। ध्यान रखना है कि ये करता क्या है, जो आपका लो टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या करेगा, प्रिवेंट्स फ्रॉम सॉलिडिफाइंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी को ये मेंटेन करता है ना। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हमने फ्लूइड नेचर क्यों बोला, क्योंकि फ्लूइड नेचर ही आपको क्या करता है, ये सेल को हमेशा सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, आपका कोलेस्ट्रॉल का, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, बीएचयू में आया हुआ है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपकी क्या करेंगे, सेल टू सेल के रिकॉग्नाइजेशन में काम करते हैं ना। ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं क्या है, बट हमें ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड दीज आर रिसेप्टर्स, जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सी सेल से एक सेल को इंटरेक्ट करना है और किसको नहीं करना। सो कमिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हमें क्या ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा,
सो दैट जो आपका सेल का स्ट्रक्चर है या सेल वॉल क्या हो, सॉलिडिफाई ना हो, है ना। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। क्या होता है साइटोप्लाज्म? अच्छा, साइटोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म इन दोनों में डिफरेंस बता दो, चलो कौन बताता है? गेस करो भले, देखो हेजिटेट मत हुआ करो क्लास में ना, ये कोई कोई अपन को यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है, हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म तो सेल विदाउट मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, और हाइलोप्लाज्म लिक्विड पार्ट ऑफ सेल है। बिल्कुल, है ना। देखो साइटोप्लाज्म जो है, नॉर्मली हम वर्ड जो है हम क्या यूज करते हैं सेल के अंदर, हम बोलते हैं कि जो भी लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्म, है ना, हम वही यूज करते हैं। हाइलोप्लाज्म वर्ड हमने कब ले लिया जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर हम ऑर्गेनल्स को फिर भी इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। उसमें हम सिर्फ किसको नहीं इंक्लूड करते, न्यूक्लियस को। मान लो ये सेल है आपका और इसमें हम न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, सिर्फ ये न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी लिक्विड है, जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ, दैट विल बी इंक्लूडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। व्हाट इज हाइलोप्लाज्म? अगर हम ऑर्गेनल्स को भी हटा दें, फिर जो सिर्फ प्योर लिक्विड रह जाता है उसको हम हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। वी डू नॉट यूज हाइलोप्लाज्म वर्ड इतना, हम यूजुअली सिनोनिम की तरह यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म वर्ड का यूज करते हैं। बट जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई पूछेगा तो ऑफ कोर्स वो ऐसे क्वेश्चन चाहेगा जो कॉमन सेंस नहीं है ना, तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम एक एक ऑर्गेनल को पढ़ेंगे, है ना। ऑलरेडी आप लोगों ने ये ऑर्गेनल्स मुझे पता है पढ़े हुए ही हैं, बट स्टिल हमें अब इसको एक तरह से देख लो, कुछ ऐसी पॉइंट्स पे हम ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन हमें नेचुरली नहीं पता। जैसे अब मैं पहले आपसे पूछूंगी हमें इस ऑर्गेनल के बारे में ऑलरेडी क्या पता है, फिर हम एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाते हैं कि हमें और क्या है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनल हम देख रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब मुझे बताओ ये क्या होता है, क्या सुना हुआ है आप लोगों ने, कितना आपको पहले पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दो टाइप के होते हैं मैम, ये हाँ, रफ और स्मूथ। ठीक है। और क्या कुछ फंक्शन ध्यान आ रहा है इनका? राइबोसोम अटैच होते हैं, तो रफ पे राइबोसोम अटैच होते हैं। हाँ, वेरी गुड। और क्या करते हैं फंक्शन, कुछ ध्यान आ रहा है? हार्मोन सिंथेसिस मैम। गुड गुड। डायरेक्ट एसोसिएट न्यूक्लियस। प्रोटीन सिंथेसिस में वेरी गुड, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड ना। सो हमें कुछ पता है इसके बारे में काफी। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इसका ओरिजिन कैसे होता है ना। तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब इस पॉइंट से किसी को कुछ ध्यान आ रहा है? सेल डिवीजन के अंदर जाओ, ऐसा कोई पॉइंट था, याद करो। हाँ, न्यूक्लियर एनवेलप बनते हैं। जो हमने प्रोफेज में पढ़ा था, याद है? प्रोफेज में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप का मटेरियल है वो हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चला जाता है, और जो न्यूक्लियोलस का है वो किस पे चला जाता है, आपका क्रोमोसोम्स के ऊपर, है ना। तो वो वाला जो पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे आया कि जो आपका ER है वो एक्चुअली में किससे ओरिजिन हुआ, आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये ओरिजिन्स वाला हमेशा पूछते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे ओरिजिन हुआ है, गोल्जी बॉडी किससे हुई है, लाइसोसोम किससे हुआ है ना। ये 3-4 का लगातार सीक्वेंस है, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो किससे अटैच्ड होता है, ये तो न्यूक्लियस हुआ, कुछ पार्ट उसका न्यूक्लियस से अटैच होता है और बाहर से वो किससे अटैच होता है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना। तो हम देखते हैं कि वो बहुत वाइड स्प्रेड है पूरे सेल। हाँ जी मैम, एक बार कंसेप्ट दोबारा बताना, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप कैसे ओरिजिनेट हुआ, आवाज नहीं आई सही से। अच्छा, देखो जो हमने आप सेल डिवीजन का जब हम देख रहे थे तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियोलस होता है ना।
तो जब हम प्रोफेज देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्रोफेज के अंदर ये क्या चले जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। हमें पता है न्यूक्लियर एनवेलप रिमूव हो जाता है और जो है आपका क्या रिमूव हो जाता है, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो रिमूव हुआ उसका मटेरियल तो कहाँ पे जाके कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर आ जाता है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका हमने बोला था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ चला जाता है ना। और यही सेम चीज जब टेलोफेज में होती है तो वो वापस रीअपीयर भी हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अटैचमेंट है न्यूक्लियर एनवेलप से, दैट इज बिकॉज ये उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन किससे हुआ, जो न्यूक्लियस है उसके आउटर मेम्ब्रेन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन हुआ। वो धीरे धीरे ओरिजिन होके फिर किससे अटैच हो गया, ये देखो पूरे इस तरह से यहाँ पे अटैच होके ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका जुड़ गया। तो ये ध्यान रखना कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप से भी जुड़ा हुआ है एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। बाकी जो ऑर्गेनेल्स है वो हम कैसे पढ़ते हैं कि कहीं किस तरफ प्रेजेंट है ना, जैसे सेल में ये यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी है, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से पूरा क्या होगा, वाइड स्प्रेड होगा। ठीक है, प्लस इसमें जो हमें ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस में एब्सेंट होता है, तो ध्यान रखना आरबीसी के अंदर, एग्स के अंदर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर, भूलना नहीं है। आरबीसी इज एब्सेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन, एक तो देखो ERE हो गया है ना, याद करने का क्या तरीका हो गया, E से मान लो X और R से मान लो RBC। ठीक है, और एक आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर इट इज एब्सेंट, ER नहीं होता। फिर और प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होता है ना, वो तो हमें पता ही है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सबसे बड़ा डिफरेंस हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, न्यूक्लियर एनवेलप से ओरिजिन हुआ है प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुद की मेम्ब्रेन भी किसकी जैसी है, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जैसी, 2 ऑस्मोफिलिक लेयर्स और 2 ऑस्मोफोबिक लेयर। ठीक है, अब ये चीज हमें नहीं पता है ना, तो इस चीज पे आपको वो पॉइंट्स पे फोकस रखो जो हमें याद नहीं है ना। जो हमें ऑलरेडी याद है कि प्रोटीन सिंथेसिस है, हार्मोन सिंथेसिस है, वो हमें पता है, बट उसके एक्सेप्ट जो पॉइंट्स है जो हमें नहीं पता उस पे हमें ध्यान देना है। अब जैसे सबने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 तरीके का होता है, एक तो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि RER का मेन काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होती है उसकी सरफेस, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो स्मूथ हो गया। और ये जो है क्या काम करता है, ध्यान रखना, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, फैट और स्टेरॉल्स, और जो भी हार्मोन्स बनेंगे ना वो भी इसी से, क्योंकि स्टेरॉल्स इन्हीं से हार्मोन बनते हैं, तो ये भी आपके हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए काम आता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखो अब ये सेम चीज जो मैंने अभी आपसे बात की थी, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर व्हाट, दीज आर वेसिकल्स, है ना, ये से स्मॉल राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स आर वेसिकल्स। उसके बाद आपके क्या होते हैं, ये होते हैं बिल्कुल ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ट्यूब्यूल्स, और कुछ ऐसे फ्लैट लाइक इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो 3 चीजें प्रेजेंट हो गई, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। तो ये ध्यान रखना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे मिलके बनता है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलके बनेगा, ओनली सिस्टर्नी से, है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये पॉइंट हमें नोट करना है। ठीक है, नाउ स्फेरोसोम्स जो है ये हम देखेंगे आगे कि क्या होते हैं स्फेरोसोम्स। कोई बता सकता है, किसी को ध्यान है स्फेरोसोम्स क्या होते हैं? कोई बात नहीं ना, अभी हम आगे एक ऑर्गेनल देखेंगे स्फेरोसोम्स को। तो स्फेरोसोम्स जो हैं वो किससे ओरिजिनेट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जब आप इसके नोट्स बनाओ तो इसमें ध्यान रखना क्या, एक तो देखो जैसे सेल के नोट्स हैं, तो मैंने नोट्स कैसे बना रखे हैं,
कुछ पॉइंट्स तो हमने लिखे, उसके अलावा आपको क्या नोट करना है, एक तो साइंटिस्ट के नाम, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने नाम दिया, दैट इज बाय पॉर्टर एंड कैल्विन। तो आपको सबके नाम होंगे ऐसे ना, कि जैसे सिंगर निकोलसन ने सेल फ्लूइड मोज़ेक दिया, रॉबर्टसन ने आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। तो एक आपका पेज पूरा इस पे कंक्लूड हो जाएगा इस टॉपिक से कि साइंटिस्ट के सारे नाम, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपका आएगा ओरिजिन वाला, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे ओरिजिन हो रहा है आपका, न्यूक्लियर एनवेलप से, है ना। गोल्जी बॉडी किससे हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर स्फेरोसोम किससे बनते हैं, एससीआर से। तो ऐसे करके कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं आप सीधे नोट कर लेना, ये सीधे ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आपको हेल्प करेंगे ना। अब देखो हमने ये देखा एससीआर और आरईआर। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बीडी सिंह से सीधे लिया हुआ है। प्रोटीन्स देखो कौन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्मोन सिर्फ कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड कौन बनाएंगे, दोनों आपके स्मूथ एज वेल एज रफ, ठीक है। ये इसको मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, देखो खुद हमें पता चल रहा है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में वाइड स्प्रेड है। इसका मतलब ये कैसे काम करेगा, एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट, है ना। जो भी न्यूक्लियस से अगर हमें सेल से बाहर कुछ मटेरियल भेजना है, या न्यूक्लियस के अंदर में सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ मटेरियल को अगर ट्रांसपोर्ट करना है, वो सब कौन रेगुलेट करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का एक्सपोर्ट क्यों करेंगे हम, कौन बता सकता है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहने देते हम एमआरएनए को, क्योंकि हम ट्रांसलेशन इसका बाहर होता है मैम, राइबोसोम की वेरी हेल्प से गुड, होता है। वेरी गुड, है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है वो आपका न्यूक्लियस में नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपका न्यूक्लियस में होगा, बट ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म में होता है ना। तो उसके लिए हमें एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फिर प्रोटीन्स जो है उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा यूजिंग रफ आरईआर, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखो, सिंपल है, फंक्शन जो है इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, और मेनली जो इस पे क्वेश्चन है दैट इज फंक्शन के ऊपर कि एससीआर क्या कर रहा है, आरईआर क्या कर रहा है ना। और एक दो पॉइंट जैसे ओरिजिन वाला हो गया आपका, या फिर आपके ये जो हमने आपको बताया था कि स्फेरोसोम किससे बनते हैं, ये वाले पॉइंट्स ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज राइबोसोम, है ना। अब ये क्या है, सबसे ज्यादा है तो बहुत इजी, बट इसमें याद करने वाली चीज है। ये ऐसे याद करने वाली कि हम एग्जाम अगर हमें ऑलरेडी पता है तो ठीक है, वरना एग्जाम एंड तक भी हमें इसको रिवाइज करना पड़ता है। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ना, क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इसकी यूनिट्स पे। ओके, मैं पूछती हूँ, सबसे पहले बताओ यूकैरियोट्स में कितना इसका होता है राइबोसोम, और प्रोकैरियोट में कितना होता है। यूकैरियोट्स में 80 होता है और प्रोकैरियोट्स में 28। वेरी गुड, है ना। और ये एस क्या है आपकी, ये वैसे तो सेडिमेंटेशन यूनिट है, हाँ बिल्कुल, है ना। ये क्या होती है, स्वीटबर्ग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस यूनिट दी जाती है, सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन मतलब जब हम इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं पूरे राइबोसोम को, तो वो क्या करता है, अलग अलग सब यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है ना। तो उसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं पॉइंट्स वाइज बोलती हूँ और आपको ध्यान रखना है, और इसको लिखना और एंड तक ध्यान रखना है ना, आपको भूलना नहीं है, एक बार में आपको ध्यान नहीं, याद नहीं होगा। दैट इज यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले हमने देख लिया कि 80s होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। अब जो 80s है वो किस में ब्रेक होता है, एक तो होता है आपका 40s में और दूसरा 60s में, ठीक है। 70s आपका किस में ब्रेक होता है, 50s में और 30s में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखो 80s वाला तो 100 जैसा ब्रेक होगा, 100 किस में ब्रेक हो गया, 60 और 40। 70 वाला किस में ब्रेक हो रहा है, 30 जैसा, 80 जैसा ब्रेक हो रहा है, 50 और 30, है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। ये 100 और 80 में क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि वो किस में कितने यूनिट में ब्रेक हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि किस में ब्रेक होता है, ये ठीक है, यहां तक तो हमें वैसे ही पता होता है। अब हमें जो ध्यान रखना है कि इसके अंदर फर्दर कौन सी यूनिट्स होती है,
जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखो, जो आपका 60s है वो 18s में ब्रेक होता है, ठीक है, एक ही के अंदर। जो हमारा 40s है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 5s, 5.8s और 28s। ये हमें ध्यान रखने, याद रखने हैं, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या है, आपका 50s, 23s और 5s में ब्रेक हो रहा है, और 30s वाला आपका 16s में ब्रेक हो रहा है। सो इसको याद करने का थोड़ा ये ध्यान रखो, जो छोटी सब, जो आपकी छोटी सब यूनिट है ना, वो आपकी क्या हो रहा है, देखो 16s और 18s है ना, दो आपके इसमें ब्रेक हो रहे हैं। और जो आपकी ये हाँ बच्चे, ये मैम 40s तो मैम 18s में होता है शायद, 60s होता है मैम, ये हाँ, तीन ये सब में आगे हाँ बिल्कुल है ना, ये लिखा हुआ छोटी, है। हाँ ये छोटी सब यूनिट है बिल्कुल। जो 30s है वो 16s में है, जो 40s है वो 18s में है ना। जो छोटी आपकी सब यूनिट है वो दोनों एक एक में ब्रेक होगी। यूकैरियोट में ध्यान रखना 18s में ब्रेक होगी, और प्रोकैरियोट में किस में होगा, आपका 16s में ब्रेक होगी। तो ये इस तरीके से थोड़ा आपको ध्यान रहेगा कि हमें एक छोटी सब यूनिट का तो याद हो गया 16 और 18, ठीक है। जो बड़ी सब यूनिट है उसके अंदर ध्यान रखो एक कॉमन होता है, दैट इज 5s है ना। इसके अंदर भी देखो 5s है, और इसके अंदर भी आपका क्या है, 5s है। तो एक तो कॉमन हमें सब यूनिट पता चल गई। उसके अलावा बस ध्यान रखना प्रोकैरियोट में सिर्फ एक बचता है 23s, जबकि यूकैरियोट में आपके दो होंगे 5.8 और 28। उसमें भी ध्यान रखो, देखो पीछे दोनों के क्या है, 8 है, तो वो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो अब आंख बंद करके एक बार इसको बिना देखे कौन बताएगा, फटाफट बिना स्लाइड को देखे कौन बताएगा। 80s तो मैम, अच्छा पहले प्रोकैरियोट का मुझे बताओ, चलो हमने स्लाइड हटा दी, अब प्रोकैरियोट का बताओ सबसे पहले, हम अभी क्लास में याद कर लेंगे इसको। मैम 80s जो होगी मैम वो दो में आगे डिवाइड होगी, 60 और 40 में। ठीक है, 40 में कौन सा होगा, 40 में 18s, वेरी गुड। और उसके अंदर 60 में 5 5 और 5.8 5, 5.8 और 28। वेरी गुड है ना, और वेरी गुड है ना। प्रोकैरियोट्स के अंदर 17s में 50s और 30s, कितना, नहीं नहीं 50s और 30s 50, हाँ 50 50s और और 30, हाँ 50s और 30s। 30s किस में होगा, 16, बिल्कुल। और 50 16 वाला 5 और 23। वेरी गुड है ना। तो ये आपके हो गए, जो भी हमारी सब यूनिट बनानी थी ये हमने याद कर लिया। अब इसके अलावा देखो एक चीज ध्यान रखना, हालांकि मैंने इस पे क्वेश्चन नहीं देखा है पर बीडी सिंह में दिया है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरा राइबोसोम है, जैसे हमने बताया था, मैंने आपको जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा है ना, देखो ये जो परसेंट वाले जो क्वेश्चन है, परसेंट वाले मतलब कि एक जो आपका ऑर्गेनल है उसमें कितना प्रोटीन है, कितना आरएनए है। ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं अगर टफ होए, और मोस्टली नहीं भी आएंगे, है ना। तो इट डिपेंड्स कि क्या एग्जामिनर का माइंडसेट है। बट जैसे अब मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने देखा 60-40 प्रोटीन और लिपिड, है ना। वैसे ही राइबोसोम्स जो है वो आपके 37% प्रोटीन से बनते हैं और 63% आरएनए से बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, राइबोसोम में ऐसे पूछ सकते हैं प्रोटीन प्लस डीएनए, आरएनए प्लस डीएनए, है ना, ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर टफ बनाना है तो सीधे परसेंट पूछ लेंगे, है ना। तो वो ध्यान रखना कि आरएनए 63% है और 37% जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा दे रखा है बीडी सिंह में, दैट इज प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो जो आपका 70s यूनिट है उसके अंदर ध्यान रखना 34 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, और जो आपका 30s है उसके अंदर 21 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है ना। तो ये आपको चीज जो है वो स्टेटमेंट इसको ध्यान रखनी है। आज तक तो नहीं आया हुआ है क्वेश्चन, पर हम सेफ साइड के लिए इसको पढ़ के रहेंगे, ठीक है। सो राइबोसोम हो गया हमारे पास। अब कौन कौन सा देख लिया हमने, देखो सेल वॉल हो गया, फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, और राइबोसोम्स देख लिया, है ना। तो ये हम ऑर्गेनल्स कवर कर चुके हैं।
एक हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस। कई चीजें तो हमें ऑलरेडी पता होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो वो आप ध्यान रखना। जैसे न्यूक्लियस है ना, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट जो सेल है उसके अंदर क्या न्यूक्लियस होता है? बताओ, हाँ ना तो बोलो। नो, उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। नेक तो होता है मैम। हाँ, क्या बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं न्यूक्लियस जो है नहीं होता, कोई भी एनवेलप नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एक्चुअली में सेल जो है उसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम है वो इस तरह से नेकेड और ओपन प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम जीनोफोर बोलते हैं ना। जो भी क्रोमोसोम है वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते, सिर्फ ऐसे ही ओपनली प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियर एनवेलप वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दो मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसलिए हम न्यूक्लियर एनवेलप वर्ड यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, अब डीएनए, तो डीएनए के अंदर ध्यान रखना, नेकेड डीएनए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स जो है उसके अंदर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जबकि आपके जो यूकैरियोट्स है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जब मैं कल हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो हम क्रोमोसोम को पढ़ेंगे ना, इसमें भी, इस टॉपिक में भी क्रोमोसोम के बारे में है, पर और डीप में हम क्रोमोसोम का अलग से भी एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर डीएनए अमाउंट हमें पता है, ऑफ कोर्स यूकैरियोट्स में क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये पॉइंट पे हम हाईलाइट नहीं कर रहे। फिर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया था, ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सारे आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट सेल में। प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो उसके अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, अदरवाइज कोई भी ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल्स है, वो नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। तो इसमें भी हम स्टार मार्क नहीं करेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया वाला पॉइंट ध्यान रखना है, यूकैरियोट में हमें पता है वो प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट के अंदर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ना, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं, वो पूरा आप जो अपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, वो सारा एसोसिएट कौन काम करता है प्रोकैरियोट में? प्लाज्मा लीमा। जबकि यूकैरियोट्स में कौन करता है? वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। फिर क्लोरोप्लास्ट, ऑफ कोर्स प्लांट सेल्स में, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑलरेडी हमें पता है ना, जब सेल डिवीजन का वो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल कुछ है ही नहीं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं होंगे। राइबोसोम वाला पॉइंट हमने अभी देख लिया, 80s होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपके 70s होगा। स्पिंडल फाइबर्स सेम सेल डिवीजन के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर्स, ये सब आपके किस में होते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। फिर क्रोमोसोम अटैचमेंट, यहाँ पे क्रोमोसोम सिर्फ किससे अटैच है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि स्टेटमेंट में ये पॉइंट आ जाता है और हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर राइबोसोम मैंने आपको अभी बताया, यूकैरियोट में क्या होता है? वैसे राइबोसोम देखो फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी राइबोसोम है सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ना। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा, क्योंकि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। जबकि यूकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसमें जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर भी आपके राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। न्यूक्लियोलस, अगेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब कुछ भी आपका प्रोकैरियोट में नहीं होता, सिर्फ यूकैरियोट में होता है, ठीक है। तो ये वाला एक बेसिक सा है, हमने एक क्विक रिकैप सा कर लिया जिससे आपको ध्यान रहेगा। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल पे जाते हैं, दैट इज गोल्जी एपरेटिस, ठीक है। गोल्जी एपरेटिस किससे ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट वाला जो पेज है उसमें अब हमें ऐड कर लेना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद किससे होता था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गुड। और गोल्जी बॉडी खुद किससे हो रही है अब?
ER से, ठीक है। प्लांट्स में इसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिक्टियोसोम। जब सिंपल क्वेश्चन आते हैं सेल के ऊपर तो आपके ये पूछ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सिनोनिम टू दैट इज डिक्टियोसोम, ऐसे अलग अलग नाम देकर, है ना। तो ध्यान रखना प्लांट्स में गोल्जी बॉडी का ही हम क्या यूज करते हैं, डिक्टियोसोम। क्वेश्चन ऐसे आया डिक्टियोसोम इज सिमिलर टू, और मोस्टली बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया कर देते हैं ना, बट ये ध्यान रखना है किसके सिमिलर है, गोल्जी बॉडी के। अब देखो इसका गोल्जी बॉडी पे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक हमें ध्यान रखना है कि इसका काम क्या होता है। देखो जो भी हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है सब न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस ने क्या बनाया आपका, डीएनए था, डीएनए से हमने एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए बाहर आ गया और उससे हमारा ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि हमारे ईआर ने रोल प्ले किया, ठीक है। प्रोटीन हमारे पास आ गया। अब उस प्रोटीन, सीधे प्रोटीन जो है वो सेल से बाहर नहीं जाता, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती है ना, कई बार पैकेजिंग होती है और कई बार उसको अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है, और जब सेल को जरूरत है जब तब वो उसको बाहर लेट आउट करता है ना। तो ये सारा काम आपका कौन करता है, गोल्जी बॉडी। तो ये ध्यान रखना मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज पैकेजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बॉडी, है ना। तो ये जो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अब बस इतना ही समझोगे तो ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही है। जब भी प्रोटीन है तो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, तो मान लो जो भी हमारा इंसुलिन है ना, तो वो इंसुलिन मान लो पहले हर, हमें पता है प्रो मतलब कुछ भी बनने से पहले जो इनएक्टिव फॉर्म है उसके आगे हम प्रो लगा देते हैं। तो जो भी इनएक्टिव प्रोटीन है जो हमारे ईआर से बना, उसकी प्रोसेसिंग होके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें रोल कौन प्ले करेगा, गोल्जी बॉडी, है ना। तो ये आपका हो गया गोल्जी बॉडी। अगेन जो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जो भी हमारे वेसिकल्स है, जो गोल्जी बॉडी, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है, ये भी सेम वेसिकल्स वर्ड यहाँ पे भी देखो, ये आपकी क्रिस्टी आ गई, देन ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये वेसिकल्स हो गए। ये सारे वेसिकल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा जैसे बन गए, इसके अंदर जो भी आपका फूड मटेरियल या जो भी हार्मोनल, लिपिड, प्रोटीन, जो भी स्ट्रक्चर है वो सब स्ट्रक्चर बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके बाहर की तरफ निकल जाएगा ना। एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर कोई चीज को एग्जिट करना, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो उसके अंदर भी आपका गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो गोल्जी बॉडी के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके, लाइसोसोम। अब देखो ये आपके क्या है, ये जो है ये ध्यान रखो, ई, उसके बाद ERGL, अर्गल, ठीक है। ये चीज जो है वो एक एसोसिएटेड है, क्यों, क्योंकि देखो एंडो या एन भी हम लगा लेते हैं आगे, है ना, अब आप लोग नहीं भूलोगे। न्यूक्लियर एनवेलप से क्या बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जाके किसको बना रहा है, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी आगे जाके किसको बना रही है, लाइसोसोम को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना लाइसोसोम जो है वो किससे बनते हैं, आपके गोल्जी बॉडी से, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देखो अभी जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था दैट इज टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। सबसे बताना वो NERGL को, हाँ जो हमने देखा, देखो ये पूरा क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है उस वो बना रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रहा है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आगे जाके किसको बना रही है, लाइसोसोम को। ये जो ओरिजिन वाला है वो चीज हमें ध्यान रखनी है। और न्यूक्लियस खुद किससे बनता है, इट इज सेल्फ ओरिजिनेटिंग, है ना, वो अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम। तो ये चीज एक सीक्वेंस है। अब देखो हमने जो देखा था न्यूक्लियस देखा, वो भी क्या होता है, टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसा है, टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी है। अब लाइसोसोम जो है वो कैसा है आपका, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस पे क्वेश्चन जो है वो आता है कि लाइसोसोम और राइबोसोम कैसे थे, मेम्ब्रेनलेस, है ना। ये ध्यान रखना, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनल डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर इज राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम आर मेम्ब्रेनलेस। देन विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स हैव ओनली सिंगल मेम्ब्रेन, तो वो ध्यान रखना वो क्या होगा आपका, लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम के बारे में बताओ क्या सुना हुआ है, बताओ आत्मघाती थैली बोलते हैं क्या मैम इसको, क्या कह रहे हो, वेरी गुड, है ना। सुसाइडल बैग बोला, और क्या क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग,
तो डैमेज सेल को शायद डैमेज करता होगा जो हाँ देखो मतलब क्या, जो भी डैमेज सेल। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना डाइजेस्टिव है। एंजाइम। वेरी गुड है ना। जो मेन क्वेश्चन आपके, ये फेमस क्वेश्चन है लाइसोसोम का, दैट इज बीएचयू का और इन सब का जो है, विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम, है ना। तो ध्यान रखना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, डीएनएज, आरएनएज, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ये सारे एंजाइम्स जो है, ये सारे एंजाइम आपके एक जो आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जो काम है देखो, डाइजेशन, मेन जो हम बोलते हैं दैट इज फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करना, है ना। मान लो हमारे अंदर जो भी फूड पार्टिकल आए हैं, वो फूड पार्टिकल प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो क्या होते हैं, जो कि मान लो गोल्जी बॉडी ने बना दिया, है ना। जो सिंपल ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका गोल्जी बॉडी, या मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, देखो अब आपको इजीली समझ आएगा। ये देखो गोल्जी बॉडी हुआ, ठीक है। गोल्जी बॉडी ने सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम को सिक्रीट किया, हमें पता है वो उसको बना रही है। अब प्राइमरी जो लाइसोसोम है वो क्या करेगी, सबसे पहले देखो कोई भी जो है एंडोसाइटोसिस, मैंने क्या बताया, सेल के अंदर एंटर होना, है ना। तो मान लो कोई भी फूड मटेरियल है वो यहाँ पे एंटर हुआ, वो जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम में कोई भी फूड पार्टिकल अटैच हो गया, हम उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, जो सिर्फ गोल्जी बॉडी ने प्रोड्यूस किया है और उसके अंदर आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर ही अगर कोई फूड वैक्यूल्स या फिर फूड पार्टिकल फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस से आते हैं, ये एंडोसाइटोसिस के पार्ट्स हैं, है ना। अगर सॉलिड पार्टिकल आता है या फिर लिक्विड फूड मटेरियल आता है, उसके बेसिस पर ये एंडोसाइटोसिस है। अगर वो फूड उसके साथ जुड़ जाए तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो हैं, पर साथ साथ में उसके अंदर और क्या है, आपका फूड मटेरियल भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में डिफरेंस समझ आया। अब देखो यहाँ पे जो मेन एक फंक्शन है दैट इज डाइजेशन, है ना। तो ये हमारा फूड पार्टिकल आया, इसने एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए सारे, और जो हमारा एक्स्ट्रा था वो एक्सोसाइटोसिस से जो रेजिडुअल है वो सब बाहर इजेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक तो ये फंक्शन हुआ हमारा लाइसोसोम का, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आता है वो होता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस, ऑटो का मतलब अपने आप, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, है ना। इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल ब्लैक बोलते हैं। वाई, बिकॉज मान लो ये ट्रिगर हो गया, है ना, किसी भी एक्शन से या कोई भी स्टिमुलस से लाइसोसोम अगर ट्रिगर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। जैसे ही वो रप्चर हुआ तो जो भी एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर हो जाएंगे, और वो एंजाइम्स ऑफ कोर्स दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना। डीएनएज, आरएनएज है, तो वो क्या करेंगे, जो भी हमारे कंपोजिशन है उन सबको क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो अल्टीमेटली वो जो पर्टिकुलर सेल है वो उसका तो डेथ हो जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। और होता क्या है, ऑटोलाइसिस के कारण, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड आता है, दैट इज थर्ड, जो हम इसका लास्ट फंक्शन देते हैं, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। डिफेंस मैकेनिज्म क्यों, ऐसे सेल्स भी मान लो जिनको हमें क्या करना है, जो अगेंस्ट आ रहे हैं ना, तो उन सेल्स को भी, जब ये खुद रप्चर हो रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें क्या कैपेसिटी है, कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन सेल्स को रप्चर करने की कैपेसिटी है ना। तो उनके साथ भी ये ज्वाइंट होकर उन सबको क्या कर सकता है, डिफ्यूज आउट कर सकता है। तो हमें तीन फंक्शन इसके ध्यान रखने हैं, डाइजेशन, ऑटोलाइसिस और डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये ध्यान रखना, लाइसोसोम में एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर डिफरेंस वाला आता है, ठीक है, ऑप्शन में लिख दिया या ऐसे कुछ करके। फिर हाइड्रोटिक जो है लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अगेन सिंगल मेम्ब्रेन होता है और किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से, ठीक है। सो दिस इज लाइसोसोम। अब हम कुछ छोटे छोटे देख लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले परऑक्सीजोम, है ना, ये क्या आपके बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है, जैसे मैंने स्फेरोसोम बनाया था, परऑक्सीजोम बनाया था। अच्छा, परऑक्सीजोम कौन बता सकता है, ऐसा कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जहां पे हम परऑक्सीजोम सुनते हैं, बताओ, दिमाग लगाओ अपना। माइटोकॉन्ड्रिया में।
नहीं बच्चे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी चेन है, कौन सा रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, वैसे। सो परऑक्सिजोम किस में होता है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। है ना, फोटो रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन जहां पर हम परऑक्सिजोम का यूज करते हैं। आज आपका एक असाइनमेंट समझ लो, जाकर फोटो रेस्पिरेशन को देखना, है ना, तो उसमें आप देखोगे तो आपको ये और रिलेवेंट लगेगा। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, हमें अभी ये पढ़ना है कि परऑक्सिजोम कैसे है। दीज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, है ना। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। और जो मेन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर वो ये आता है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रोडक्शन ऑफ H2O2। ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, परऑक्सिसोम, स्फेरिसोम्स। तो आपको ध्यान रखना है जहां भी H2O2 आ जाए सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए परऑक्सिसोम। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं, सिंपल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो सिंपल, बस परऑक्सिसोम में इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद अब आपके आता है स्फेरोसोम्स, है ना। स्फेरोसोम्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, किसमें देखा था, किससे बनते हैं स्फेरोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी क्या है, स्फेरोसोम क्या है, हर किसी में प्रेजेंट नहीं होते, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, है ना। तो वो ध्यान रखना, जैसे मान लो सेल वॉल भी आ गया ऑप्शन के अंदर, ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन आ गया, स्फेरोसोम आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, और 3-4 ऑर्गेनल्स के नाम दे दिए, और फिर ऑप्शंस में आ जाएगा 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4। तो सारे तो आप सही कर दोगे, लेकिन स्फेरोसोम्स का भूल जाओगे, है ना। तो वो चीज ध्यान रखना कि स्फेरोसोम्स जो है वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लस ये किस में रिच होते हैं, लिपिड के अंदर, है ना। ये हम क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे अब, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी क्या बनाता है, आपका लिपिड्स ही बना रहा है ना। तो इसके अंदर भी क्योंकि उसी से बन रहा है, तो अगेन ये भी क्या करता है, आपका लिपिड स्टोरेज में ही रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है वैक्यूल, है ना। वैक्यूल भी मोस्टली हम किस में देखते हैं, प्लांट सेल्स में ही देखते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, मोस्टली ये 90% ऑफ साइटो, मतलब इसका जो जगह जो ऑक्यूपाई करता है, ये काफी ऑक्यूपाई। आप जब अपने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उसमें आप देखोगे ऐसा प्लांट सेल है, और उसमें अंदर ऐसे मोस्टली जो आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज, सॉरी बाहर चला गया, मोस्टली जो आपका है दैट इज बाय वैक्यूल, है ना। ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है वो कौन कवर कर लेता है, आपका वैक्यूल ही ऐसे कवर कर लेता है 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें जो सिंपल क्वेश्चन आता है बहुत, अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगी कि व्हाट इज द यूनिट मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ना। तो टोनोप्लास्ट, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, सेल सेप जो हो गया, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एंथोसाइनिन, पिगमेंट, शुगर, है ना। और इसका मेन काम क्या है, प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करना, है ना, क्योंकि मोस्टली किससे प्रेजेंट है, सैप से प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो आपका जो सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, रिजिडिटी जो हम बोलते हैं, किससे आती है, क्योंकि ये प्रेशर को मेंटेन करता है सेल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। जैसे जो भी ऑस्मोसिस से प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को ये, इंटरनल प्रेशर को ये मेंटेन करता है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वैक्यूल, और इसके अंदर ये फिजिकल सपोर्ट करेगा। मेन जो इस पे क्वेश्चन आता है दैट इज टोनोप्लास्ट पे आता है ना। और एक और होता है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो वो ध्यान रखना, वो वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। ये दो क्वेश्चन ही देखे हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो आता है सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल मुझे बताओ, अब ये तो हम काफी पढ़ चुके हैं, तो सेंट्रियोल के बारे में मुझे फटाफट बताओ कितना क्या हमने पढ़ा था। सेंट्रियोल वर्ड सुना हुआ है, चलो ये बताओ पहले, मैंने कुछ बताया था सेंट्रियोल नाम कभी। हाँ जी मैम, ये मैम स्पाइंडल फाइबर्स जोड़ते हैं वो है ना। वेरी गुड, सेल में प्रेजेंट होते हैं ओनली। ठीक है, और 2 पॉइंट बता दिए आप लोगों ने, स्पिंडल फाइबर बता दिए, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और एक और टर्म में कुछ बोल रही थी, और फिर मैंने बोला था कि उसके सेंट्रोसोम। वेरी गुड, किसने बोला, जोगेंद्र ने मैम।
गुड है ना। सेंट्रोजोम, जो सेंट्रोजोम में आपको वर्ड बता रही थी, जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और मैंने बताया था वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे मैं आपको बता रही थी, एक ऐसा होगा और दूसरा आपके कैसे होगा, ये स्ट्रक्चर। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे 90 एंगल पे, राइट एंगल पे, ये पूरा मिलाकर हम इसको अब क्या बोल देते हैं, सेंट्रोजोम, है ना। तो एक सेंट्रोजोम आपके जो इधर प्रेजेंट होगा एक पोल पे, और दूसरा आपके यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो सेंट्रियोल से रिलेटेड हमने क्या पॉइंट पढ़ा, सबसे पहले तो ये 2 नंबर में होंगे, ठीक है, विल बी प्रेजेंट इन पेयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दीज विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, दीज विल बी ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट सेल से रिलेटेड हमने स्फेरोजोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमें पता है। सेंट्रियोल जो है वो हमें ध्यान रखना है किसके अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ एनिमल सेल्स में। अब अगर सिर्फ ये एनिमल सेल्स है तो प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, बता चुकी हूं मैं, इसलिए पूछ रही हूं। जब मैं डिवीजन, हाँ, रिपीट करना मैम, क्या पूछा था? जो आपका सेंट्रियोल तो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, एमटीओसी। एमटीओसी, गुड। तो एमटीओसी जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपके प्लांट सेल्स में ना, जो बेसल बॉडीज है। ओके, तो यहां तक हमें पता है कि इसका फंक्शन क्या है और क्या है। अब हमें थोड़ा सा इसके कंपोजिशन या स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इसको डायग्राम, ये जो मैं डायग्राम मैंने क्यों ऐड किए हैं, ताकि आपकी विजन मेमोरी बढ़े, है ना। जब आपको ध्यान आएंगे डायग्राम्स, तो आपको क्या होगा, एग्जाम में कई बार हम पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए भूल जाते हैं, बट देखो एक तो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, हम डिस्कशन होगा, तो वो ऑफ कोर्स आपके माइंड में ज्यादा कैप्चर होता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से हमें ये नहीं पता होता किस पॉइंट्स पे हमें हाईलाइट करना है। डायग्राम ऐड करने से और हमारी मेमोरी में वो इमेजेस कैप्चर होती जाती है ना, वो मेमोरी जो आपको याद करना है, अब वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक डायग्राम आपके दिमाग में आएगा, इट विल बिकम इजी। तो यहाँ पे देखो जो सेंट्रियोल है, इसका कंपोजिशन जो है, ये अरेंजमेंट है, वो 9+0 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9+0, अब कैसे इसको हम याद रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपके स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपके, मैंने बताया ना सेंट्रियोल ऐसे प्रेजेंट है, ये वाला पूरा सेंट्रियोल मान लो। अब यहाँ पे देखो मैं इसको जूम करती हूँ, तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके क्या हो गया, आउटर पे माइक्रो फाइब्रिल्स हो गए, है ना। इन माइक्रोफाइब्रिल्स या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स हम इनको बोल देते हैं। अब ये जो है, इसके बीच में देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 9 जो है वो बाहर प्रेजेंट है, बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 9+0 का अरेंजमेंट, ठीक है। उन 9+0 के अंदर भी जो आपका ईच जो है, दैट इज प्रेजेंट इन 3 माइक्रोफाइब्रिल, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 3 माइक्रोफाइब्रिल से प्रेजेंट है, जो कि एक सिंगल प्लेन में है, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको समझ आया कि 9+0 का क्या मतलब है। और ये देखो, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बुलक कार्ट जैसा, है ना। आपने जो है उसकी आपने देखा होगा, उसका जो व्हील होता है बुलक कार्ट का, उसके व्हील का जैसा ये स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बुलक कार्ट लाइक व्हील स्ट्रक्चर। 9+0 का अरेंजमेंट है। 9+0 में भी जो 9 आपको बाहर माइक्रोफाइबर्स दिख रहे हैं, वो एक्चुअली में हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 माइक्रोफाइब्रिल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज इन 9+0 अरेंजमेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रियोल है उनका ओरिजिन क्या होता है, एट द राइट एंगल्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल। अच्छा, अब इससे मुझे बताओ, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने खुद से, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हमने आपको बताया मेम्ब्रेन से हो रहा है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं बना सकता, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है, लाइसोसोम किससे बन रहा है, गोल्जी बॉडी से बन रहा है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो खुद से खुद बन जाते हैं, जिससे हम ऑटोनोमस बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये वर्ड सुना हुआ तो, हाँ सुना है।
ना। ये कौन, एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। हम अभी आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट थोड़े बड़े। हाँ, ये कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, है ना। अभी खुद का इस, इनके पास वो है ना, हाँ बिल्कुल, इनके अंदर खुद क्या है, DNA। बिल्कुल डीएनए, आरएनए, राइबोसोम जो खुद इनका है ना। तो दैट इज, इट इज केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, कि रहते तो सेल के अंदर हैं बट ये अपने आप में सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं ना। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अगर ऑलरेडी एक सेंट्रियोल है तो दूसरा जो मैंने बताया ना आपको पेयर में बन रहा है, वो सेंट्रियोल विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल। ठीक है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, 90% केसेस में वो प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल से बनता है। ठीक है, तो ओरिजिन वाले पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड हो गया आपका, दैट इज सेंट्रियोल, है ना। अब इसका फंक्शन बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी फंक्शन के ऊपर तो बहुत बात कर चुके हैं कि ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा। वही स्पिंडल फाइबर्स जो कि किससे जुड़ जाएंगे, बताओ। सेंट्रोजोम से। हाँ, सेंट्रोजोम तो खुद सेंट्रियोल है, वो कैसे सेंट्रोजोम से जुड़ेगा। याद करो किससे जुड़ते हैं स्पिंडल फाइबर्स, के से वर्ड बताया था मैंने, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से, है ना। जो आपके सेंट्रोमियर बोलना चाहते होगे आप, है ना। जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के अंदर आपका काइनेटोकोर प्रेजेंट है, उस काइनेटोकोर से आपके ये स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाते हैं और डिवीजन के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो दिस इज आपका सेंट्रियोल। अब नेक्स्ट जो है हम कल देखेंगे, दैट विल बी जो थोड़े बड़े ऑर्गेनल्स है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मे बी आपको पता हो या नहीं। ये दोनों जो ऑर्गेनल्स है ना, ये दोनों ऑर्गेनल्स हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये एक्चुअली में कौन है, कौन बता सकता है, एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। क्या आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, हाँ जी मैम। क्या होती है। ये मैम सेल के अंदर इसमें खुद का डीएनए आरएनए होता है मैम, जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ गुड, लगभग वहीं पहुंच रहे हो। देखो क्या होता है, देखो एंडो मतलब किसी के अंदर है ना। सिम्बायोसिस मतलब कोई एसोसिएशन बना है। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है, हम इसको और डिटेल में कल पढ़ेंगे। बट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलती है कि जैसे टाइम जो हमने प्री एंसेस्टर्स देखा, उसके अंदर जो आपके बैक्टीरिया है ना, ये जो प्रोकैरियोट्स है, उन्होंने क्या किया, आपके सेल के साथ स्ट्रक्चर बनाया, है ना। जो भी सेल है उसके साथ एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन बनाई, वो उन सेल्स के अंदर चले गए। और अब हम मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं वो एक्चुअली में क्या है, इट इज द बैक्टीरिया ओनली, है ना। हम क्या मानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बैक्टीरिया हैं, वो ही अब सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, ये चीज समझ आई, देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि हमने जो सोचा है कि अब जो हमारे प्रोकैरियोट्स जो है वो एक्चुअली में यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोसिस एसोसिएशन बना लिया उन्होंने, और इवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, वो धीरे धीरे इवोल्यूट होके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बन गए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है शायद राजस्थान में एआरओ या डबल एआरओ के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, मतलब विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स वर थॉट टू बी ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम मानते हैं। अब क्यों मानते हैं वो जब मैं आपको कल स्ट्रक्चर्स बताऊंगी तब आपको मैं रिजेम्बलेंस नोट करवाऊंगी, है ना, कि कैसे इसमें प्रोकैरियोट्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हम इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को प्रूव करेंगे। ठीक है, और प्लस जो साइटो जो आपका स्केलेटन है या न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, वो तुम थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो क्रोमोसोम पर ही है ना। तो बाकी और डिटेल हम क्रोमोसोम के बारे में सारा उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके।